Hello everyone, I am Lovepreet and today I will be doing the analysis of the Hindu and Indian Express news regarding the यूपीएससी। ठीक है, और फॉर 28 नवंबर 2025। तो इसमें पहला जो न्यूज़ आया है आर्टिकल जो है वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो दिल्ली है उसमें विजुअल अश्योरेंस जो है उस क्लीननेस के उसके लिए इन्होंने क्या किया है, जो डेली जो है बेडशीट का जो कलर है वो चेंज करेंगे बेडशीट का। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, सेंटर का एक कायाकल्प गाइड बुक है, उसमें हाइजीन, ठीक है, और क्लीनिनेस के रिगार्डिंग काफ़ी डिटेल्स में जो है वो गाइडलाइंस दी गई है। तो इसको हम जो है ये जो इनिशिएटिव है इसको हम GS4 में एज ए कंपैशन जो टॉपिक है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस थोड़ा कायाकल्प वाला गाइड बुक जो है सेंटर का उसका नाम याद रखना। और नेक्स्ट जो है ये जो है कम्प्लीटली प्रीलिम से रिलेटेड है। इंडिया इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024 किसको मिला है? चिली की प्रेसिडेंट है मिकाइल बैचलेट, ठीक है, उसको मिला है। और जूरी मेंबर कौन थे? फॉर्मर जो NSA हैं शिव शंकर मेनन, वो थे इसके जूरी। और इस अवार्ड को क्यों दिया जाता है? अवार्ड को दिया जाता है इंदिरा गांधी मोमेंट मोन्यूमेंटल कंट्रीब्यूशन बाई celebrating women men institutions that have worked towards social development, peace, sustainability and numerous other causes। तो जो है वुमेन को भी दिया जाता है, मैन को भी दिया जाता है और इंस्टीट्यूशन को भी दिया जाता है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो GS2 का हमारा जो टॉपिक है उसमें उसके उसके अंडर में आएगा ट्राइब्यूनल्स वाला जो टॉपिक है उसमें। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनवैलिडेट कर दिया है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स के कुछ प्रोविजंस को, और बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट द कोर्ट सेज इट इज़ एंड द पार्लियामेंट्स डिस्क्रिशन इज़ ब्रॉड बट नॉट एब्सोल्यूट। कि जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, वो ब्रॉड हो सकते हैं बट एब्सोल्यूट जो है डिसीजन मेकिंग नहीं है। फिर इन्होंने इसमें क्या था, कुछ अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस था उसमें कुछ चेंजेस किए थे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का रोल लेके आ गए थे वो उसमें, इसलिए इसमें इश्यूज आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 2021 पास किया, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया और बोला कि इट इज़ अ वोलेटिव ऑफ सेपरेशन इन पावर एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। फिर इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट द कोर्ट सेज इट इज़ नॉट इन द सेंस, बोला इसमें हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि जुडिशियल अथॉरिटी हम थोपना चाह रहे हैं। एग्रेडाइ एग्रेंडाइजिंग मतलब जुडिशियल अथॉरिटी को सुपीरियर बताने की बात की जा रही है। तो एस सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ऐसा हम नहीं चाह रहे हैं, बट एज ए नेसेसरी कोरोलरी ऑफ कोर्ट्स रोल। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये कोर्ट का जो है रोल है फाइनल आर्बिटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो कोर्ट को जो इंटरप्रेट करता है वही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ये अगर मिनिमम शब्दों में हम ये बोलें तो यही बात है इसका। ठीक है, फिर इसमें जो है बोला गया है कि द आर्किटेक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्मली रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड नॉट इन जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। कि ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम हो ना जुडिशरी हो। वी नो दैट सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तीन जो है लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है और जो है एग्जीक्यूटिव है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसमें पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने का भी ये फंक्शन नहीं है, ना ही ये ऐसा है कि जुडिशरी को सुप्रीम बनाओ। अल्टीमेटली जो सुप्रीम होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, और इसमें किया क्या था, पहले ट्राइब्यूनल्स का जो रिफॉर्म्स, ट्राइब्यूनल जो है उसका एक एक्ट पास किया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसी में कुछ चेंजेस करके रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज तो उसका ऑर्डिनेंस पास किया। ठीक है, ऑर्डिनेंस पास किया, ऑर्डिनेंस पास करके उन्होंने क्या किया, हल्का सा चेंजेस किया और वापस सेम जो एक्ट है वो लेके आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। फिर सेंटर ने आर्ग्यू किया कि कोर्ट जो है वो कैनॉट टेस्ट ए लेजिस्लेचर या लेजिस्लेशन ऑन द टच स्टोन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स सच एज
सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अगला जो आर्टिकल है टीबी के रिगार्डिंग है। एक अभी कुछ दिनों पहले आर्टिकल आया था, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, काफ़ी अच्छे उसमें फैक्ट थे टीबी के रिगार्डिंग। नियरली 27 लाख जो है लोग जो है इंडिया में वो सफ़र कर रहे हैं अभी टीबी से, और हर साल जो है नियरली 3 लाख जो है डेथ हो जाती है टीबी के इसके वजह से। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं कुछ, ये याद रखने वाले, तो ये आप याद रखना। फिर इसमें अभी इसमें इस आर्टिकल में क्या बोला है कि आजकल जो टीबी का इरेडिकेशन है उसके केस में क्या कुछ रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं। उसमें पहला क्या है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ केयर मोलिकुलर डायग्नोस्टिक। ठीक है, ट्रेडिशनली होता क्या था कि पहले स्पुटम जो होता था ना, स्पुटम मतलब बलगम, उसका एक स्मीयर टेस्ट करके होता था स्पुटम का। ठीक है, तो वो टेस्ट कराने के लिए उसको लैब में भेजा जाता था, वहाँ से रिजल्ट आता था, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। आजकल जो है फास्ट जो हो रहा है, छोटे छोटे स्मॉल जो टाइप बैटरी पावर्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन्स होती है, उसमें टीबी का और बोथ ड्रग रेजिस्टेंस कैन नाउ बी डायग्नोस्ड इन अंडर एन आवर। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर पता लग जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है। फिर इसमें इन्होंने ये भी बोला है, तो स्विफ्ट जो चेंजेस हुए हैं उसमें ये हुआ है कि गोवा बेस्ड मोलबियो डायग्नोस्टिक जो है उसको अवार्ड मिला था कोवेटेड कोहोन कोचोन। ठीक है, कोचोन प्राइज या कोचोन कोहो कोचोन कुछ करके है, प्राइज फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू टीबी डायग्नोस्टिक एस्टेब्लिश बाय द कोचोन फाउंडेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, तो कोरिया के नाम पे ये कोचोन कोचोन करके है कुछ। ठीक है, एंड इन कोलोब्रेशन विद द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द कोचोन प्राइज इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिस्टिंग्विश अवार्ड्स फॉर टीबी। ठीक है, तो ये हमारे गोवा के जो है मौलवियो डायग्नोस्टिक को है उसको मिला हुआ है। फिर इसमें आगे ये भी बोला है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो क्या करता है, एजिलिटी प्रोवाइड करता है, स्केल प्रोवाइड करता है और टेक्नोलॉजी, और जब कि पब्लिक सेक्टर जो होता है वो रीच, डाटा और अकाउंटेबिलिटी उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिर इंडिया में कोचोन प्राइज़ जो है वो पहले भी किसको मिल चुका है, तो 2006 में मिला था डॉक्टर एल.एस. चौहान को, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ट्यूबरकुलोसिस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, उनको किसके साथ मिला था, एक और थे जाम्बिया के विंस्टन जोलो के साथ। और 2017 में इंडियन जो काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMR, उनको भी दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें अभी भी चैलेंज क्या रहता है कि बैलेंस्ड एक्सेस टू ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन, सोशल प्रोटेक्शन एंड रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा। Studies have established that malnutrition accounts for about 40% of TB in India। तो 40% टीबी के केसेस जो है माल न्यूट्रिशन की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें बस ये है, ये कोचोन प्राइस के बारे में था, तो ये आप देख सकते हैं, ये GS2 में भी काम का है, GS3 में भी है। ठीक है, फिर हिडन कॉस्ट ऑफ पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर का काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कुछ एरियाज़ है जहाँ पे यूरेनियम लेवल जो है वो परमिशेबल लिमिट जो होती है उससे ज़्यादा हो गया है, तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप विलेजेस में देखोगे तो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हो रही है, और उसका जो मेन रीज़न बताया गया है वो फ्लोराइड लेस्ड ग्राउंड वाटर है, कि ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की जो है मात्रा जो है वो बढ़ गई है। ये जो है इसको इन्होंने बोला है पब्लिक हेल्थ ट्रेजेडी, और इसको एक इकोनॉमिक कैलेमिटी का नाम भी दिया है। तो जो एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट आई है उसमें ये बोला गया है कि 1/5 ऑफ सैंपल्स फ्रॉम ओवर 440 डिस्ट्रिक्ट्स एक्सीड कंटामिनेशन लिमिट्स जो होती है उसको एक्सीड कर गए हैं। और अगर पंजाब की बात करें, ऑलमोस्ट ए थर्ड शो यूरेनियम अबाउ परमिशेबल लेवल्स विथ फ्लोराइड, नाइट्राइड एंड आर्सेनिक, तो ये भी बढ़ रहे हैं, तो इसको इन्होंने नेशनल क्राइसिस भी बोला है। फिर इन्होंने एक बात बोली है, वर्ल्ड बैंक का कुछ एस्टिमेट था कि that environmental degradation largely from polluted water and soil drains India of nearly $80 billion each year। मतलब अगर अराउंड GDP की अगर बात करें तो कुछ 6% की बात कर रहे हैं कि इतना तो हमारा ये पोल्यूटेड वाटर की वजह से जो है इतना खर्चा हो रहा है। फिर
गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे फ्लोरोसिस हैज़ डिसेबल्ड वर्कर्स, रिड्यूस देयर अर्निंग कैपेसिटी, प्लंज्ड हाउस होल्ड्स इनटू साइकिल्स ऑफ वेज लॉस एंड मेडिकल बिल्स। फिर डायरिया डायरियल इलनेस भी हो रही है लोगों को। आगे इन्होंने बोला है कि क्वालिटी ऑफ जो क्रॉप है वो भी अफेक्ट हो रही है, कंटामिनेट हो रही है। फिर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन आल्सो डीपन्स इनइक्वालिटी। होता है क्या है कि जो वेल्दी पीपल होते हैं उनके पास तो जो फिल्टर्ड वाटर होता है उसका एक्सेस होता है, बट पुअर फैमिली को नहीं होता है। तो ये इनइक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है, जिसको हम इकोनॉमिक एज वेल एज, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी की बात करें तो इन दोनों में ये इंक्रीज हो कर रहा है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो इंडिया को एक नेशन वाइड जो है रियल टाइम ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, जिसका डाटा जो है वो एक्सेस जो हो वो ओपन हो, सो दैट कि सबको पता लगे कि ग्राउंड वाटर का लेवल क्या है वहाँ पे और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फिर एनफोर्समेंट जो है, डेफिनेटली एनफोर्समेंट जो है वो वीक रहता है इंडिया में। तो इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंट्स आते हैं, अनट्रीटेड सीवेज आता है, ठीक है, तो उसको उसके अगेंस्ट में जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात चल रही है, यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि उसको स्ट्रॉन्ग करना है। थर्ड क्या है कि एग्रीकल्चरल जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट लाना है अवे फ्रॉम इनपुट सब्सिडीज दैट एनकरेज केमिकल ओवर यूज टुवार्ड्स इंसेंटिव्स फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस एंड माइक्रो इरिगेशन। तो इनकी जो प्रैक्टिस जो भी होती है उसको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, और केमिकल का जो ओवर यूज़ हो रहा है उसको जो है मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। फोर्थ जो है डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट सिस्टम्स फ्रॉम कम्युनिटी वाटर फिल्टर्स टू लो कॉस्ट प्यूरिफिकेशन यूनिट्स, ठीक है, तो ये भी हमें करना पड़ेगा। इसके लिए फिर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, वहाँ पे कम्युनिटी वाटर प्यूरिफायर यूनिट्स जो है एस्टेब्लिश की गई है। तो वहाँ पे जो फ्लोरिसिस जो होता है उसकी जो है जो उससे जो प्रॉब्लम्स होती है वो कम हो गई है फ्लोरोसिस की, ठीक है। फिर स्ट्रिक्टर एक्सपोर्ट क्वालिटी चेक्स एंड फार्मर ट्रेनिंग, तो फार्मर की ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए। तो ये GS1 में भी यूज़ हो सकता है, GS3 में भी हो सकता है, ठीक है। और अब जो है दो आर्टिकल्स आए हैं, ये जो है जो तिहाड़ जेल है वहाँ पे गौशाला ओपन की गई है, तो ये GS4 में कंपैशन, काइंडनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके अंडर में हम इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बात की है इस पूरे आर्टिकल में। तो इतना सा बस याद रखना है कि एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। फिर एक जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक तलाक हसन एक प्रैक्टिस है रिलीजन्स की मुस्लिम्स में, उस पर कुछ किसी ने PIL डाली है। तो जो है अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी है आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 21 एंड 25। तो इस पे इसको वैलिडेट करके चेक करने की बात हो रही है। अभी ये जो है आगे बढ़ा नहीं है, बट इसमें क्या हुआ, हिनाज जो हिना कोई एक नाम की लड़की थी, ठीक है, तो उसको डाइवोर्स दे दिया गया है। तो उसमें बोला गया है हिनाज काउंसिल टोल्ड द बेंच दैट शी हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रूव दैट शी इज़ डाइवोर्स्ड इवन दो हर हस्बैंड हैज़ रीमैरिड बिकॉज ऑफ मैनर इन विच हर हस्बैंड सेंड द तलाक हसन नोटिस, ठीक है। द कोर्ट सेज इट विल हियर द मैटर नेक्स्ट ऑन November 26। तो इसके बारे में थोड़ा और आएगा तब हम देखेंगे। अंडर तलाक हसन ए डाइवोर्स सी गेट्स फॉर्मलाइज्ड आफ्टर थर्ड utterance of the word talaq in the third month if cohabitation has not resumed during this period, ठीक है। तो ये जो है GS2 में जो है इसमें कुछ और आएगा, तब हम देखेंगे इसको कि ये क्या माजरा है इसका। तो जैसे ट्रिपल तलाक था वैसे ही इसमें कुछ ना कुछ जो है पर्सनल लॉज और जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कुछ ना कुछ विरोधाभास जिसे हम बोलते हैं वो है इसमें। तो ये आपका जो है, इसके अलावा मुझे जो है इसमें और कुछ जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगी नहीं। जो जनरली जो है कुछ न्यूज़ जो है वो वर्ल्ड में जो क्या चल रहा है, लेकिन वो काम का जो है वो UPSC के पर्सपेक्टिव से काम का नहीं लगा मुझे। तो मैंने वही इंक्लूड किया है जो आइदर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से या फिर मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।